जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। कल थोड़ा-सा पढ़े थे, आज उसके आगे पढ़ते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सभी एग्जाम के लिए। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डिटेल पीडीएफ है, बहुत डिटेल में इसमें सब कुछ कवर किया गया। ओके दोस्तों, ध्यान देना और ये ऑथेंटिक नोट्स है। ओके, ध्यान देना। अब देखते हैं हम लोग आगे, जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालक्रमों में हम लोग बाँट सकते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ओके, प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बाँटते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसको पाषाण काल बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ओके, अब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग फिर से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्व पाषाण काल जिसकी डेट जो है 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व तक है। ध्यान देना दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी-कभी, पूर्व पाषाण काल का कालक्रम क्या है? तो 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व तक। और पूर्व पाषाण काल को हम लोग निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण और उच्च पूर्व पाषाण में विभाजित कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, पूर्व पाषाण काल की डेट 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व और इसको हम लोग निम्न पूर्व पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण और उच्च पूर्व पाषाण में विभाजित कर सकते हैं। ओके, अब प्रागैतिक काल का अगला भाग है मध्य पाषाण काल जिसकी डेट क्या है 8000 से 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल की डेट 4000 से 25 ईसा पूर्व। ध्यान देना दोस्तों, प्रागैतिक काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया जाता है। ओके, आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी डेट क्या है 2500 से 1500 ईसा पूर्व और वैदिक सभ्यता जिसकी डेट क्या है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ध्यान देना दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में विभाजित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की डेट जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व है और वैदिक सभ्यता की डेट 1500 से 600 ईसा पूर्व है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अब वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 कालों में विभाजित करते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ओके, ध्यान देना। ऐतिहासिक काल जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जिसकी डेट जो है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसकी डेट 712 से 1707 तक है और आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1707 ईस्वी से 1964 तक चलता है। ध्यान देना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन सबको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो किंतु पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो। ध्यान देना दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहेंगे जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, जैसे पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जिसकी लिपि तो है, मतलब ऐसा काल जो लिखा जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसी चीजें आती हैं, ऐसा काल आता है जिसका लिखित साक्ष्य तो मिल रहा है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका। ओके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल क्या होता है? इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। मतलब इस काल में, ऐतिहासिक काल में क्या होता है, जो चीजें लिखी हुई मिल रही हैं वो पढ़ी भी जा सक रही हैं और यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, भारत में यह काल 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। मतलब ऐतिहासिक काल भारत में 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हम लोग आगे देखते हैं। अब प्रस्तर युग जिसको पाषाण काल बोला जाता है। अब अगला टॉपिक अपना प्रस्तर युग जिसको पाषाण काल बोला जाता है, इसको देखते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास पाषाण युग की संस्कृतियों से प्रारंभ होता है। ध्यान देना दोस्तों, प्रारंभिक भारतीय इतिहास जो है पाषाण युग की संस्कृतियों से प्रारंभ होता है जिसमें मानव प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए पत्थर का प्रयोग किया था। ध्यान देना दोस्तों, पत्थर को ग्रीक में लिथोस बोला जाता है। तो मतलब प्रारंभिक भारतीय इतिहास पाषाण युग की संस्कृतियों से प्रारंभ होता है जिसमें मानव प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए पत्थर का प्रयोग किया था। पाषाण युग को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ध्यान देना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अब हम थोड़ा आगे और डिटेल में देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल जो प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक है। ओके, ध्यान देना। निम्न पूरा पाषाण काल जो प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक है, इसका अगर हम क्रमागत विकास देखें तो इस काल में मनुष्य मांस पकाना और जानवरों को भगाने के लिए आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मनुष्य क्योंकि पहले कच्चे मांस खाता था लेकिन निम्न पूरा पाषाण काल में वो मांस पकाना सीख लिया था और जानवरों को भगाने के लिए आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था। ओके, इस काल के लोग शिकार और खाद्य संग्राहक थे। मतलब निम्न पूरा पाषाण काल तक मनुष्य शिकार करता था और खाद्य संग्राहक ही थे और
वृक्षों के नीचे तथा गुफाओं में निवास करते थे। अभी तक ये लोग घर और नहीं बना सक रहे थे, केवल वृक्ष पर रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे। और इस काल में उपकरण कौन-कौन से यूज़ करते थे? अपरिष्कृत और खुरदरे उपकरण जैसे चॉपर, पेबल्स, हस्तकुठार और बेदारनी ये उपकरण यूज़ करता था। ओके दोस्तों, निम्न पाषाण काल में एक उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी क्षेत्र में पाए गए। ध्यान देना दोस्तों, उपकरण जो है इस काल के उपकरण जो है सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी क्षेत्र में पाए जा गए थे। इस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, निम्न पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण हैं सोहन नदी घाटी क्षेत्र में पाए गए थे, इसीलिए निम्न पूर्व पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और निम्न पूर्व पाषाण काल में स्थल कौन-कौन से मिले थे? बोरी मिला था, डिडवाना, भीमबेटका, अतिरम्पक्कम और नागार्जुन कोंडा आदि ये सभी स्थल मिले थे यहाँ पे। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं मध्य पाषाण युग जो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मिलता है। ठीक है, ध्यान देना। इसका अगर क्रमागत विकास देखें तो इस काल में भाषा का आविष्कार हुआ। अगर पूछा जाए भाषा का आविष्कार कब हुआ, तो मध्य पूर्व पाषाण का युग में। ओके, ध्यान देना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भाषा का आविष्कार जो है मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ, ध्यान देना। लेकिन मानव अभी भी शिकारी और खाद्य संग्राहक ही बना रहा। ओके, उपकरण कौन-कौन से थे मध्य पूर्व पाषाण युग में? इस काल में फ्लिंट जैसे सख्त पत्थर से निर्मित हल्के उपकरण का प्रयोग शुरू हो गया था। जैसे सल्क से बने उपकरणों का प्रयोग ब्लेड, स्क्रैपर और बोरस आदि के रूप में। इसलिए इस काल को फलक संस्कृत की संज्ञा दी गई। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन ध्यान देना। भाषा का आविष्कार मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ और इस मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की भी संज्ञा दी गई है। बस इतनी चीज ध्यान देना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थल कौन-कौन से मिले थे मध्य पूर्व पाषाण युग में? यहाँ पे नेवासा, भीमबेटका, डिडवाना, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी आदि ये सभी स्थल मिले थे। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी मिले थे मध्य पूर्व पाषाण युग में। ध्यान देना दोस्तों। अब उच्च पूर्व पाषाण युग जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक आता है, होमो सैपियंस युग है। क्रमागत विकास देखें अन्य होमिनिड प्रजातियां इस समय तक विलुप्त हो गए थे। जो होमिनिड प्रजातियां थी और सभी वो सभी विलुप्त हो चुकी थी। उपकरण देखें अगर हम जो है उच्च पूर्व पाषाण युग में उपकरण कौन-कौन से थे? उपकरण अधिक परिष्कृत और हल्के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा था। इन उपकरणों के दोनों किनारे धारदार होते थे, जैसे ब्लेड, स्क्रैपर, ब्यूरिन, जिन्हें हत्थे में लगाया जाता था। सुई, हार्पून आदि हड्डी से निर्मित औजार थे। सुई, हार्पून आदि जो है हड्डी से निर्मित औजार थे। स्थल कौन से मिले उच्च पूर्व पाषाण युग में? रेनीकुंटा, सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, पटड़े आदि ये सभी स्थल मिले थे। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण युग देखते हैं जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक चला था। मध्य पाषाण युग जिसको हम लोग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक बांटते हैं। इसका अगर क्रमागत विकास देखें तो मध्य पाषाण युग में पहली बार मनुष्य धनुष और बाण का प्रयोग किया था। ध्यान देना दोस्तों, अगर क्वेश्चन बने तो मनुष्य धनुष बाण का प्रयोग पहली बार कब किया था? तो मध्य पाषाण युग में। ओके, इससे क्या हुआ? धनुष और बाण के आ जाने से क्या हुआ? बड़े जानवरों का शिकार करना आसान हो गया था। पहली बार समाधानों के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान देना दोस्तों, समाधान के बारे में जानकारी पहली बार कहाँ से मिलती है? मध्य पाषाण युग से मिलती है। और पत्थर से बने गहनों का प्रयोग के बारे में भी पता चलता है। पालतू जानवर क्या था? भेड़ और बकरियां थे मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में 3 चीजें ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे। एक तो धनुष और बाण का प्रयोग करना सीख लिया था मनुष्य, और पहली बार समाधान के बारे में जानकारी मिलती है। पत्थर से बने गहनों का भी प्रयोग किया गया था। पालतू जानवर भेड़ और बकरियां थी। ओके, उपकरण कौन से थे? माइक्रोलिथ उपकरण अर्थात सूक्ष्म आकार के पत्थरों से बने परिष्कृत औजार थे मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में सूक्ष्म आकार के पत्थरों से बने परिष्कृत औजार थे। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच संक्रमणकालीन अवधि है। जो मध्य पाषाण युग है ये पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच की संक्रमणकालीन अवधि है। जैसे धनुष और बाण चंद्राकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, अर्धचंद्राकार आदि अनेक अन्य माइक्रो उपकरण। ओके दोस्तों, ध्यान देना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्थल कौन कौन से मिले थे यहाँ पे? स्थल कौन कौन से मिले थे मध्य पाषाण युग में? तो भीमबेटका मिला था। भीमबेटका, महदाहा, सराय नाहरराय, आदमगढ़ आदि ये सभी स्थल हैं मध्य पाषाण युग के। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ध्यान देना, सबसे प्राचीन गुफा चित्र है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सबसे प्राचीन गुफा चित्र है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग नव पाषाण युग।
नवपाषाण युग जो है 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम है। नवपाषाण युग का क्रमागत विकास देखे तो ये लोग झोपड़ियों में निवास करते थे, मतलब नवपाषाण युग के आते आते ये लोग झोपड़ी में निवास करने लगे थे। मवेशी पालन कृषि का विकास हो चुका था, मिट्टी के बर्तन भी बनाने चालू कर देते थे। ध्यान देना दोस्तों, नवपाषाण युग में अगर देखें तो लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी पालन और कृषि का विकास हो चुका था। कृषि में लोग गेहूं, जौ, कपास, चावल आदि की खेती करने लगे थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसमें हस्त निर्मित और चाक निर्मित दोनों उपकरणों का उपयोग करते थे। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अब उपकरण कौन कौन से थे नवपाषाण युग में? तो उपकरण शिकार और कृषि दोनों के लिए धारदार और पालिश किए गए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे। उदाहरण देखें अगर तो खंजर, गड्ढा बनाने की छड़ी के का उपयोग, खंजर या गड्ढा बनाना हो तो उसके खंजर का उपयोग किया करते थे, गड्ढा बनाने के लिए छड़ी का उपयोग, सिल पीसने के लिए पत्थर, दरांती, आरी, गोफन पत्थर आदि, इन सबको लगातार रगड़ रगड़ कर चिकना कर लिया जाता था। ओके दोस्तों, ध्यान देना। स्थल कौन से मिले जो है नवपाषाण युग में? नवपाषाण युग में स्थल जो है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, बुर्जहोम, चिराज, ब्रह्मगिरी, कोल्डिहुआ और मास्की आदि। ध्यान देना दोस्तों, सब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑप्शन में कि बोल देगा निम्नलिखित में से कौन से स्थल नवपाषाण युग में नहीं मिले थे। ठीक है, तीन में से दे देगा कोई और एक कोई और दे देगा, इसलिए सब थोड़ा ध्यान देना। मेहरगढ़ जो है नवपाषाण युगीन स्थल है, बुर्जहोम, सिराज, ब्रह्मगिरी, कोल्डिहुआ और मास्की है सभी। ठीक है, ध्यान देना। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना ताम्रपाषाण युग, जो कि 4000 से 1500 ईसा पूर्व तक था। ताम्रपाषाण युग जो कि 4000 से 1500 ईसा पूर्व तक था। ओके दोस्तों, इसमें क्रमागत विकास अगर देखें तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में उत्तरी गंगा घाटी व गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना दोस्तों, ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत के ऊपरी गंगा घाटी व गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत के उत्तरी घाटी, भारत में उत्तरी गंगा घाटी व गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों से। ठीक है, यह संस्कृति तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा से पहले की है। ध्यान देना दोस्तों, जो ताम्र पाषाण युग है ये संस्कृति तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हड़प्पा से पहले की है, किंतु कालक्रम में या हड़प्पा के बाद की है, किंतु कालक्रम में या हड़प्पा के बाद की है। मानव द्वारा तांबा के रूप में पहली धातु का प्रयोग किया गया था। ध्यान देना दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था और लगभग 5000 ईसा पूर्व कालक्रम में। ओके, ध्यान देना दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। ध्यान देना, क्योंकि इससे पहले लोग पत्थर का ही प्रयोग करते थे, उसके बाद उन्होंने तांबा का प्रयोग करना चालू किया। यह संस्कृति पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी। ध्यान देना दोस्तों, ये जो संस्कृति है ताम्रपाषाण युग, ये पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी। ओके, इस युग में अस्थायी और सामुदायिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब अस्थायी और सामुदायिक जीवन की शुरुआत किस युग में हो गई थी? ताम्रपाषाण युग में। ध्यान देना, प्रमुख फसलें क्या थी ताम्रपाषाण युग की? जौ थी, गेहूं थी, मसूर, बाजरा, रागी, मटर, काला चना तथा कपास, ये सभी प्रमुख फसलें थी। अब ताम्रपाषाण युग की दो प्रमुख संस्कृतियां थी। ध्यान देना दोस्तों, इस काल में दो प्रमुख संस्कृतियां थी, मतलब ताम्रपाषाण युग में दो प्रमुख संस्कृतियां थी। एक बनास या आहार संस्कृति जो कि राजस्थान में विकसित हुई थी। बनास या आहार संस्कृति जो कि कहाँ विकसित हुई? राजस्थान में। इस क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। ध्यान देना दोस्तों, बनास या आहार संस्कृति जो है ये बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। इससे आहार या आहार संस्कृति भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। तो हम लोग आगे देखते हैं। आहार का प्राचीन आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है। आहार का प्राचीन नाम क्या है? ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज्यादातर तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, ध्यान देना। और दूसरी संस्कृति क्या है? कायथा संस्कृति। ताम्रपाषाण युग की दूसरी संस्कृति क्या है? कायथा संस्कृति, जो कि मध्य प्रदेश में विकसित हुई थी। कायथा स्थल मध्य प्रदेश में छोटी काली सिंध नदी के दाहिने किनारे पर स्थित। ध्यान देना दोस्तों, कायथा स्थल जो है मध्य प्रदेश में है और ये छोटी काली सिंध नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। छोटी काली सिंध नदी जो है ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है। कायथा संस्कृति वर्तमान मालवा क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञात कृषि बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान देना दोस्तों, जो कायथा संस्कृति है ये वर्तमान मालवा क्षेत्र में ज्ञात कृषि बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान दें दोस्तों, कायथा संस्कृति वर्तमान मालवा क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञात कृषि बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें उन्नत तांबा धातु विज्ञान और पत्थर के ब्लेड उद्योग भी शामिल हैं। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अब शिल्प और पत्थर
शिल्प और बर्तन देखते हैं। तांबे और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। ताम्र पाषाण युग में तांबे और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। शिल्पकारों के रूप में ताम्रकारों और बुनकरों का विकास हुआ। काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। काले मृद भांडों के ऊपर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी। ओके दोस्तों, ध्यान देना। उपकरण या प्रतिमाएं क्या क्या थे ताम्रपाषाण युग में? ताम्रपाषाण युग में उपकरण और प्रतिमाएं क्या क्या थी? तो चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, पिन और छड़े आदि तांबे और इसकी मिश्र धातु से निर्मित किए जाते थे। ओके। अर्धकीमती पत्थरों की माला और माता देवी की टेराकोटा की मूर्ति भी पाई गई। ध्यान देना दोस्तों, माता देवी की टेराकोटा की मूर्ति भी पाई गई और अर्ध पत्थरों से निर्मित पत्थरों की माला भी, अर्धकीमती पत्थरों से निर्मित पत्थरों की माला भी पाई गई। शवों के साथ विभिन्न उपकरणों को भी कलश में दफनाया जाता था। मतलब ताम्र पाषाण युग में शवों के साथ जो है विभिन्न उपकरणों को भी कलश में दफनाया जाता था। अगर एक क्वेश्चन बन जाए, इस शवों के साथ विभिन्न उपकरणों को कलश में भी दफनाया जाता था, किस युग में? तो ताम्र पाषाण युग में। ध्यान देना। स्थल कौन कौन से थे ताम्र पाषाण युग के? ये स्थल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। मतलब ताम्र पाषाण युगीन स्थल जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। अगर इसमें से महत्वपूर्ण स्थल देखें तो नौदा टोली, जोरवे, दैमाबाद, अहाड़, बनास, मालवा, इनाम गांव, कौशाम्बी, मेहगम, आलमगीर वीरपुर और रोपड़, ये सभी प्रमुख स्थल हैं। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ें तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां देखें, ताम्र पाषाणी संस्कृति देखें तो आहार संस्कृति का विकास जो 2800 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। कायथा संस्कृति जो है 2450 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। कावलका संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। रंगपुर संस्कृति जो है 1700 से 1400 ईसा पूर्व माना जाता है और जोरवे संस्कृति जो है 1500 से 900 ईसा पूर्व माना जाता है। ओके, अगर सीमाएं देखें ताम्र पाषाण युगीन अगर सीमाएं देखें हम लोग तो सब सीमाएं में देखें तो पालतू जानवरों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। मतलब पाषाण युग तक पालतू जानवरों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर सके थे लोग। ताम्र पाषाण युग तक मतलब पालतू जानवरों का प्रयोग ये लोग पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। लौह, अश्व और लिप से अपरिचित थे। मतलब ताम्र पाषाण युग तक लोग जो है लोहे से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे और लिप मतलब पढ़ने लिखने से भी अपरिचित थे। ओके दोस्तों, ध्यान देना। शिशु समाधान की बड़ी संख्या उच्च बाल मृत्यु दर की ओर संकेत करती है। मतलब ताम्र पाषाण युग में शिशु समाधान बहुत ज्यादा मिले थे, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। अब अगला युग देखते हैं, लौह युग। मानव सभ्यता के विकास क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य 2000 ईसा पूर्व के आसपास प्रयोग करना सीख लिया था, परंतु इसका प्रयोग कुछ समुदायों तक ही सीमित है। ध्यान देना दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य 2000 ईसा पूर्व के आसपास प्रयोग करना सीख लिया था, परंतु इसका प्रयोग कुछ समुदायों तक ही सीमित था। ओके दोस्तों, ध्यान देना। एशिया माइनर की हित्ती जात ने लोहे के निर्माण की तकनीक की खोज की थी। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले लोहे निर्माण की तकनीक की खोज कौन किया था? हित्ती जात ने की थी। हित्ती जात कहाँ पाई जाती थी दोस्तों? तो एशिया माइनर में तुर्की थी। एक एशिया माइनर में पाई जाती थी हित्ती जात, जो कि तुर्की थी। ये लौह के निर्माण की तकनीक को खोज की थी। लौह के ढलाई 1400 ईसा पूर्व में होना शुरू हो गई थी। लौह की ढलाई जो है 1400 ईसा पूर्व में होना शुरू हो चुकी थी। भारत में लौह युग का आरंभ 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए भारत में लौह युग का आरंभ कब माना जाता है तो 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और लौह निर्माण की तकनीकी खोज सबसे पहले कौन खोजी थी? हित्ती जात ने की थी, जो कि एशिया माइनर की थी। ठीक है, ध्यान देना। व्हीलर के अनुसार भारत में सर्वप्रथम लौह का प्रयोग ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया था। मतलब अगर व्हीलर के अनुसार भारत में लोहे का उपयोग सबसे पहले कौन किया था? हखामनी शासकों ने किया था। हखामनी शासकों ने किया था भारत में लोहे का उपयोग, और ये ईरान के थे। ठीक है, ध्यान देना। भारत में लौह के साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। ध्यान देना दोस्तों, भारत में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? ये एटा में है। एटा उत्तर प्रदेश में है। ओके दोस्तों, और 1000 ईसा पूर्व में मिले। ध्यान देना, भारत में लौह के साक्ष्य लगभग 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा एटा में है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। ओके दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। कल से हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और ध्यान देना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से
हर एग्ज़ाम में पूरे-पूरे क्वेश्चन मिलने की संभावना है क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं। ओके दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।